आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार में चुनाव से पहले सियासी गर्माहट खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में चौसर बिछा रहे हैं, तो हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, क्योंकि पार्टी का मकसद आने वाले चुनावों में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोकना है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी और बाकी पार्टी शामिल हैं, और अब उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी है। ओवैसी का कहना है कि महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस लौटे। अब यह फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो कि एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखने वाली एआईएमआईएम को 2022 में बड़ा झटका लगा, जब उसके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, बिहार चुनाव जब नजदीक है, ऐसे में अगर ओवैसी हाथ मिलाते हैं और अब महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वाकई ये मुमकिन होगा कि बीजेपी या एनडीए को रोक पाए, या फिर यहां भी साथ में जाना सिर्फ जाया साबित होगा? बिहार चुनाव को लेकर गहमागहमी खूब बढ़ी हुई है और इसी गहमागहमी के बीच में ओवैसी की तरफ से ये इंडिकेशंस बिहार चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। एनडीए की मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी? क्या तेजस्वी के साथ ओवैसी का जाना फायदेमंद साबित होगा? और वो जो एम फैक्टर को साधने की कोशिश है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोटर्स उनके साथ भी बड़ी तादाद में है। जब अकेले ही विधानसभा चुनाव पिछली बार जीता था तो 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी कि अकेले लड़ने पर अगर 5 सीटें अपने नाम कर सकते हैं, तो फिर अगर साथ में आए तो क्या पूर्ण रूप से मुस्लिम फैक्टर यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो तेजस्वी और ओवैसी के साथ में जाएंगे क्या? सवाल बहुत से हैं, कुछ रिएक्शंस भी हैं। देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? ये अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है, मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। तो आप आरजेडी की तरफ इशारा कर अरे हम देखिए कि आपके साथ आए इस मुहिम में। अक्लमंद को इशारा काफी है। हम देखिए, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे पेट में दर्द है तो हमको अजवान खाना है, इसलिए हम अजवान खा रहे हैं। ईसीआई को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भिजाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, क्योंकि जब ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरा हथियार तो वोटर है ना, जब हथियार ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेगा बताइए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए, अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं
कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बाद अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों को आपने सुना। जैसे जैसे चुनाव में वक्त कम बच रहा है, वैसे वैसे रिएक्शंस और ज्यादा तेज होंगे। मजबूती के साथ अब महागठबंधन लड़ना चाहता है ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी यानी कि एनडीए को रोक पाए। इस गहमा गहमी के बीच में सलमान खुर्शीद भी बयान दे रहे हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहा। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज वक्फ भी और संविधान को भी दोनों को बचाने की बात है और सच्ची बात यह है कि वो हमारा जो कैरेक्टर है अपने देश का, अपनी जो संस्कृति है, उसको बचाने का एक। वक्फ कानून को लेकर पहले ही ये गहमा गहमी बढ़ी हुई थी और इन सब के बीच ही अगर असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिला लेते हैं यानी कि महागठबंधन के साथ में जाते हैं तो क्या बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। तेजस्वी और ओवैसी साथ में आने की बात यह बढ़ रही है। महागठबंधन के साथ में क्या मिलकर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम और क्या वाकई बात बन पाएगी। सीटों के बंटवारे को लेकर कहां तालमेल बैठेगा, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो अब चर्चाओं में बने हुए हैं। और सवाल ये भी कि अगर ये सभी पार्टियां यानी कि सभी बड़े चेहरे साथ में आ जाते हैं तो क्या बिहार चुनाव में एनडीए की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्या एनडीए के रास्ते में किसी भी तरीके से अड़चन आएगी। क्या ओवैसी बिहार चुनाव में किसका गेम बिगाड़ने वाले हैं। आखिर ओवैसी ने सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने की दिलचस्पी क्यों दिखाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया गया है और सभी साथ में मिलकर एनडीए को रोकें यानी कि बीजेपी फिर से सत्ता में ना लौटे, ये एक कोशिश है। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी, बाकी दल, इन सभी से संपर्क किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अगर महागठबंधन के साथ में चले जाते हैं तो वाकई ये एनडीए के लिए सोचने वाली बात है। वो भी तब जब वक्फ कानून को लेकर ऑलरेडी असमंजस की स्थिति या फिर एक असंतोष की स्थिति देश भर में देखने को मिली, वहीं बिहार में भी गहमा गहमी बढ़ेगी और खास तौर से मुस्लिम वोटर्स को साधा जा सकेगा वक्फ कानून जैसे मसलों पर। इन सभी के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा था उसको लेकर भी तेजस्वी ने सवाल पूछ लिया था। ये जो चुनाव आयोग की तरफ से फैसला किया गया कि जो नए वोटर्स हैं वो जोड़े जाएं और डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, इसको लेकर भी तेजस्वी ने सवाल उठाए थे और कहा था पॉसिबल नहीं है। अब बिहार में जो एम फैक्टर है वो कैसे काम करेगा जानिए। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% की है। सवर्ण मुसलमान यानी कि जो शेख, पठान और सैयद हैं वो 16 से 21% यहां पर रहते हैं। दलित और जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी संख्या है 80 से 85%। अब ऐसे में जो वोटों का समीकरण है यही साधने की कोशिश साथ में विपक्ष को करनी होगी और असदुद्दीन ओवैसी का साथ में आना ये फ्रूटफुल यानी कि फायदेमंद हो सकता है। बिहार में एम फैक्टर जरूर देखने को मिल रहा है। मुस्लिम वोट बैंक का अनुमान जो है कुल मुस्लिम आबादी जो लगभग है वो 17.8% है 2022-23 के अनुमान के मुताबिक। कुल वोटर्स में जो शेयर है वो करीब 18% का है। अब समझिए कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं साथ में जिसके जाएंगे उसकी नैया पार कर सकते हैं। कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की जो निर्णायक भूमिका है वो देखी जा रही है और इसीलिए ओवैसी अब फैसला कर रहे हैं महागठबंधन से हाथ मिलाने का। खास करके सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में दबदबा देखा जाता है। बिहार में एम फैक्टर काम करेगा, क्षेत्रवार तरीके से भी इसका असर दिखेगा। सीमांचल में यानी कि पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, कटहरिया में, कटिहार में और साथ ही साथ बिहार का जो सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है वो अलग अलग सीटों पर असर दिखाएगा। कई सीटों पर 50% तक मुस्लिम वोटर्स का असर दिखाई देता है। जिस तरीके से अब मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश साथ में असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तेजस्वी से हाथ मिलाना चाहते हैं। तेजस्वी हैं यानी कि आरजेडी है, कांग्रेस है, बाकी पार्टी हैं, साथ में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। मेरे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बिहार चुनाव को लेकर उनका अपना
यहाँ जो समीकरण है वो फिट बैठेगा या फिर क्या खेल बिगड़ जाएगा। मेरे साथ में राजेश सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ेंगे, साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता प्रभात कुमार भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, और इनके अलावा डॉक्टर रविशंकर जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। मानसी गुलाटी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी के समीकरण बन रहे हैं और अब जो ओवैसी तेजस्वी के साथ में हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, अगर मैं कहूं कि खेल बन सकता है या बिगड़ सकता है, राजेश सिंह जी सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि ओवैसी अगर महागठबंधन के साथ जा रहे हैं तो यहां पर सीधे तौर पर चुनौती बीजेपी और एनडीए के लिए है। राजेश जी, आवाज शायद राजेश जी हमारे साथ में कनेक्ट नहीं है। मैं बात कर लेती हूँ प्रभात कुमार जी से। प्रभात कुमार जी मेरे साथ में हैं और रविशंकर जी मेरे साथ में हैं। रविशंकर जी, अगर ये प्रपोजल आ रहा है ओवैसी की तरफ से तो क्या बात आगे बढ़ेगी? ये तो देखिए, हम समय के साथ ही स्थिति स्पष्ट होगी। ये तो इस पे बात हुई नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बात होगी तो आगे बात बन सकती है, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं सोच लेती हूँ ना, अनुमान लगाने में क्या जाता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जानना समझना जरूरी है। रजत, अगर वाकई ओवैसी और तेजस्वी हाथ मिलाते हैं तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, और एम फैक्टर फिर कैसे साथ में काम करेगा? देखिए, दो चीज है, एक इसका फायदा भी है, एक इसका नुकसान भी है, इसीलिए इस बात की चर्चा शुरू हुई है। आज जिस रैली की बात कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ थी। वहां पर कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद थे, तेजस्वी थे और एआईएमआईएम के लीडर्स भी थे। वहां से ये चर्चा शुरू हुई कि तीनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्या गठबंधन होगा। गठबंधन होता है तो जो सीमांचल का एरिया है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां पर ओवैसी को वोट मिला था, सीट में तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी सीट हारे थे, उसका फायदा होगा। ये तो सीधा सीधा फायदा है अगर ओवैसी आते हैं, पहला। दूसरा, इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जैसे ही ओवैसी आएंगे वैसे ही मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा, उसका फायदा आरजेडी और कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन हिंदू कंसोलिडेशन भी होगा। बिहार पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है, तो जब हिंदू कंसोलिडेशन होगा तो उसका भारी नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को उठाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, तेजस्वी सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, क्योंकि आरजेडी सिर्फ बिहार तक सीमित है या कुछ सीटें झारखंड में मिलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका मानता है कि अगर आप ओवैसी को ऑन बोर्ड लेते हैं, साथ में चुनाव लड़ते हैं, तो फिर पूरे देश में आपको यह बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, ओवैसी आपके पास क्यों है, क्या उससे कांग्रेस पार्टी जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे गई है, क्या वो नहीं बिगड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर सीट शेयरिंग में आज आप ओवैसी को साथ रखते हैं तो क्या आने वाले समय में यूपी और बंगाल में भी आप उसको रखेंगे, क्या इंडिया अलायंस में आ जाएंगे? ये 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं। ये कांग्रेस पार्टी को ज्यादा डिसाइड करना है कि क्या वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसी कोई रैली हो जिसमें तेजस्वी, राहुल गांधी और ओवैसी नजर आए। ओवैसी ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि वो पहले भी लीडर से मिले थे, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो आना चाहते हैं, वो चाहते हैं एनडीए को हराएं। अब ये तय करना है, आरजेडी लगभग तय कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि क्या वो ओवैसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं। अच्छा, वो डिसाइसिव जो पोजीशन है वो तो अभी आरजेडी की नजर आती है ना, मतलब तेजस्वी कैपेबल हैं कि वो ये फैसला कर सके। दूसरा ये भी कि अगर सपोज असदुद्दीन ओवैसी अलग से चुनाव लड़ते हैं तो फिर तो ये वोट कटवा वाली राजनीति हो जाएगी ना, वो तो फिर सिर्फ वोट बटेंगे, कटेंगे, इधर उधर बटेंगे, तो साथ में जाना ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, ओवैसी भी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने वोट काटा था। ओवैसी इस बात को जानते थे कि उनके विधायक जीते थे, लेकिन साल 2 साल के अंदर उन विधायकों ने तेजस्वी यादव से संपर्क किया और तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल भी हो गए थे। तो ओवैसी भी इस बात को जानते हैं कि आप कब तक पक्ष और विपक्ष दोनों से अलग हटकर राजनीति करेंगे। जो आपके लोग आएंगे वो या तो कांग्रेस की तरफ रहेंगे या बीजेपी या फिर अलायंस के जो बड़े पार्टनर हैं। ये कहना कि आप हैदराबाद से जीत के आइए, देश भर में प्रचार करिए और एक एक दो विधायक या सांसद को स्टॉप करके रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां से ओवैसी को भी सोचना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में आखिर करना क्या चाहते हैं। सिर्फ वो विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने मुद्दों पर एनडीए का भी विरोध किया और मुद्दों पर पुरजोर तरीके से कांग्रेस और सपा जैसी बड़ी पार्टियों का भी, जो कि विपक्ष में है, उनका विरोध किया। अब क्या वो सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, ये उनको तय करना है। अच्छा, एक बात और भी, अब जब ये खबर सामने आई है ना कि ओवैसी चाहते हैं कि महागठबंधन के साथ में चले जाएं, तो लोग बड़ा चुटकी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले जख्मों को भूल गए क्या? आपने जिसका जिक्र किया अभी के जीते हुए जो नेता थे आरजेडी में चले गए,
ये जख्म भूलकर अगर ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं या हाथ मिलाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन राजनीति के लिए नई बात नहीं है। पिछले दुश्मन कब दोस्त बन जाएं, आज के दोस्त कब दुश्मन बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ओवैसी ही जानते हैं कि ठीक है आप लड़ते हैं, आप नुकसान उठाते हैं, तो एक बार क्वेश्चन मार्क ओवैसी पर भी लगेगा कि आप बार बार मुस्लिम हितों की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हम एनडीए को रोकना चाहते हैं और हराते आप आरजेडी कांग्रेस को हैं, आपकी वजह से सीटें कम होती हैं, आपकी वजह से सरकार, तो वैसे भी आंसर ले। दूसरा वैसे भी जानते हैं कि ठीक है आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 विधायक जीत भी लेंगे तो आपके साथ वो राजनीति करेंगे कैसे, क्योंकि अगर पक्ष में रहिए तो भी आरजेडी या विपक्ष में आरजेडी बड़ी पार्टी होगी, नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी आरजेडी होगी, तो वो जो 5 विधायक होंगे उनको आप कब तक सस्टेन कर पाएंगे अपनी पार्टी के साथ, ये क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है रजत, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। रजत बता रहे थे कि इसमें फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ एंगल